नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हमीरपुर के सांसद प्रचार पर निकले तो जनता ने हिसाब मांग लिया। चुनाव प्रचार करने निकले थे बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र चंदेल, जहां पुष्पेंद्र चंदेल को इस बार बीजेपी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। ग्रामीणों ने सांसद पुष्पेंद्र चंदेल से काम का हिसाब मांग लिया। सांसद से पूछे सवालों का वीडियो बनाकर वायरल हो गया है। लगातार 2 बार पुष्पेंद्र चंदेल चुने गए हैं बीजेपी से सांसद। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमीरपुर से एक खबर है, जहां जब सांसद पुष्पेंद्र चंदेल प्रचार प्रसार पर निकले तो जनता ने उनसे हिसाब मांग लिया काम का। चुनाव प्रचार करने निकले थे बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र चंदेल। इस दौरान जनता ने उनसे तीखे सवाल पूछ लिए, काम का हिसाब मांग लिया और इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रामीणों ने सांसद पुष्पेंद्र चंदेल से काम का हिसाब मांगा। इस दौरान सांसद से तीखे सवाल पूछे, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। बता दें, पुष्पेंद्र चंदेल लगातार 2 बार हमीरपुर से सांसद रहे हैं। वहीं तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने फिर से पुष्पेंद्र चंदेल को ही हमीरपुर से टिकट दिया है और अपना उम्मीदवार बनाया है। आपने ब्लॉग के लिए और इस आपने क्या किया? बड़ी बात नहीं ये तो मतलब हमारे आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? अरे वहीं ऊपर भाई की जमीन का मंत्र उस मुद्दे पर आपने संसद में कितनी बड़ी आवाज आपने उठाई? आप नेट चलाते हैं? मैं सब चलाता हूं। अभी चलाइए, खोली। नहीं आप खोलिए, अभी खोलिए। तो वो आप बोलिए सबसे कल है चुनाव। नहीं हनुमान जी का है आपने ब्लॉग के लिए और इस आपने क्या किया? बड़ी बात नहीं ये तो मतलब आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? अरे वहीं ऊपर भाई की जमीन का मंत्र उस मुद्दे पर आपने संसद में कितनी बड़ी आवाज आपने उठाई? आप नेट चलाते हैं? मैं सब चलाता हूं। अभी चलाइए, खोली। नहीं आप खोलिए, अभी खोलिए। तो वो आप बोलिए सबसे कल है चुनाव। हनुमान जी का है आपने ब्लॉग के लिए और इस आपने क्या किया? बड़ी बात नहीं ये तो मतलब आपने क्षेत्र के लिए क्या किया? अरे वहीं ऊपर भाई की जमीन का मंत्र उस मुद्दे पर आपने संसद में कितनी बड़ी आवाज आपने उठाई? आप नेट चलाते हैं? मैं सब चलाता हूं। अभी चलाइए, खोली। नहीं आप खोलिए, अभी खोलिए। तो वो आप बोलिए सबसे कल है चुनाव। हनुमान जी का है। तो हमीरपुर से एक खबर है, जहां हमीरपुर से मौजूदा सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जो है चुनाव प्रचार प्रसार पर निकले तो जनता के बीच जब वो पहुंचे तो जनता ने उनसे तीखे सवाल पूछ लिए। हमीरपुर के सांसद पुष्पेंद्र चंदेल प्रचार पर जब निकले तो जनता ने काम का हिसाब मांग लिया। चुनाव प्रचार करने निकले थे बीजेपी सांसद पुष्पेंद्र चंदेल। इस दौरान पुष्पेंद्र चंदेल, आपको बता दें कि बीजेपी ने अब की बार भी उन्हें हमीरपुर लोकसभा सीट से अपना कैंडिडेट बनाया है। इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे तीखे सवाल पूछ लिए और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुष्पेंद्र चंदेल 2 बार से हमीरपुर से सांसद है। अब की बार भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। वहीं हमीरपुर से ये अनोखा मामला सामने आया है, जहां जब सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जनता के बीच पहुंचे वोट मांगने के लिए तो जनता ने उनसे तीखे सवाल पूछ लिए, काम का हिसाब मांग लिया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो 2014 और 2019 में पुष्पेंद्र चंदेल को यहां से जीत हासिल हुई थी। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और उन्हें लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है।
तो हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां से अनोखा मामला सामने आया है। जब सांसद पुष्पेंद्र चंदेल जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने उनसे काम का हिसाब ले लिया और तीखे सवाल पूछ डाले, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पुष्पेंद्र चंदेल को ही हमीरपुर से उम्मीदवार बनाया है। और इसी बीच जब प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच पुष्पेंद्र चंदेल पहुंचे तो जनता ने तीखे सवाल पूछते हुए उनसे काम का हिसाब मांग लिया। तो 2014-2019 में पुष्पेंद्र चंदेल को हमीरपुर से जीत हासिल हुई थी। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में दूसरे चरण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरे चरण की 13 सीटों पर महासंग्राम होने वाला है। केंद्रीय मंत्रियों और स्पीकर ओम बिरला की साख जो है यहां पर दांव पर है। बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला होगा कल, क्योंकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इसमें राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटों की किस्मत का फैसला होगा। 13 सीटों पर बराबरी की टक्कर है। तो राजस्थान का रण अब की बार काफी ज्यादा रोचक है। आपको बता दें कि राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में 13 सीटों पर महासंग्राम होगा। इसमें कई केंद्रीय मंत्री और बात की जाए तो स्पीकर ओम बिरला भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीटों पर भी मतदान है कल, और ऐसे में कई केंद्रीय मंत्रियों की साख जो है दांव पर है। बड़े नेताओं के भाग्य का कल फैसला हो जाएगा। इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दोनों के ही बेटों की किस्मत का भी फैसला कल हो जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे भी चुनावी मैदान में है, वहीं वसुंधरा राजे का बेटा भी चुनावी मैदान में है। तो राजस्थान की 13 सीटों पर कल जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। 25 में से 13 सीटों पर कल मतदान है। तो राजस्थान के रण से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए हलचल जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। अब कुछ ही और घंटों का इंतजार, क्योंकि 26 अप्रैल यानी कल 13 सीटों पर, राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री और कई सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी साख यहां पर दांव पर है। साथ ही स्पीकर ओम बिरला भी चुनावी मैदान में है। बड़े नेताओं के भाग्य का फैसला कल ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बेटा भी कल चुनावी मैदान में है, और उनकी भी किस्मत का फैसला कल वोटिंग के साथ ही ईवीएम मशीन्स में कैद हो जाएगा। हमारे साथ कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुलदीप, अगर बात की जाए राजस्थान की तो 25 लोकसभा सीटों में से कल यानी दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से हलचल और कैसी तैयारियां? देखिए, राजस्थान में ये दूसरा चरण है और इसे आखिरी चरण भी कहा जाएगा, जहां पर बची हुई 13 सीटों पर ये दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। राजस्थान के लिहाज से ये 13 सीटें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सीटों पर बड़े नेताओं के साथ दांव पर लगी है। तो वहीं कई नेता इस पे टिकट काटने के बाद नाराज थे, तो ये माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कहीं न कहीं कड़ी टक्कर इन 13 सीटों पर देखने को मिलेगी। हालांकि इन 13 सीटों की अगर हम बात करें तो सबसे जो हॉट सीट मानी जा रही है जोधपुर, और इसके बाद जैसलमेर सीट ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं कोटा से भी प्रहलाद गुंजन के साथ साथ वहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चुनावी मैदान में है। लेकिन लिहाजा इतना ही नहीं है, राजस्थान में कहीं ना कहीं राजपूत बेल्ट है वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है, जिसके चलते भाजपा को ये सरहदी जिलों में जहां जहां बॉर्डर एरियाज है, जहां राजपूतों का बेल्ट ज्यादा है, कहीं ना कहीं वो भीतरघात का डर भाजपा को सता रहा है। इसीलिए खुद नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ अमित शाह 17 से ज्यादा मंत्री यहाँ पर पहुंचे और साथ ही कोशिश ये की जा रही थी कि उनको साधा जाए और जिन जो प्रत्याशी थे उनके टिकट काटे गए पूर्व में, उनको भी एक बार साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है।
13 सीटों की अगर हम गणित की बात करें तो इन सीटों को लेकर कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इनमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, खुद भजनलाल शर्मा, इन तमाम लोगों की साख दांव पर है, क्योंकि 25 मिशन को लेकर जहां पर भाजपा राजस्थान में चल रही थी, मिशन 25 को पूरा करने के पीछे कहीं न कहीं जो दारोमदार है वो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के सर पे रखा गया था। अभी इसे लेकर 13 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है ये निर्भर करेगा कि वोट किस साइड पड़ेंगे, क्योंकि पिछली बिल्कुल कुलदीप साथी, अगर बात की जाए कई सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर स्पीकर ओम बिरला, कई सारे दिग्गज चेहरों की जो साख है वो दांव पर है, तो किस तरह से मुकाबला, क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे भी चुनावी रण में है, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे भी चुनावी रण में है, तो किस तरह से ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला? देखिए, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों के जो नाम लिए जा रहे हैं, उन तमाम मंत्रियों की सबसे बड़ी बात ये रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की साख दांव पर जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं उनसे वहां के लोग नाराज जरूर चले आ रहे हैं। पिछले चुनाव में हमने देखा, जब विधानसभा चुनाव हुए तो गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ लोगों का विरोध काफी तेज था, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। उनको साधने की कोशिश खुद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे। योगी आदित्यनाथ ने वहां कमान संभाली, राजपूत बेल्ट है उनको खुश करने के लिए तमाम बातें की गई। इसके साथ साथ ही जहां हम बात करें वसुंधरा राजे के गढ़ की, झालावाड़ की, तो उनके बेटे दुष्यंत के मैदान में है, और राजपूत बेल्ट होने के साथ साथ कहीं न कहीं जो नाराजगी भाजपा में नजर आ रही थी उसे पूरा करने के लिए वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वसुंधरा राजे यहाँ भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं न कहीं भाजपा से कटती हुई नजर आई। इसके बाद ये माना जा रहा था कि राजस्थान में मिशन 25 का जो डर है वो कहीं न कहीं भीतरघात का हो सकता है। अब भाजपा लेकिन इसे मैनेज करने में लगी थी। जो सोशल इंजीनियरिंग थी उसे लेकर भी तमाम पहले तैयारियां की गई। वोटिंग परसेंटेज ही अब मैटर करेगा कि किस और भाजपा और कांग्रेस की गणित बैठती है। कुलदीप साथी, अगर बात की जाए, क्योंकि ये दूसरा और आखिरी चरण भी होने वाला है राजस्थान का, जिसमें सभी जो है, क्योंकि 13 सीटों पर जब कल वोटिंग हो जाएगी, कुल मिलाकर 25 की 25 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी होगी, क्या माना जाए, क्योंकि दूसरा और आखिरी चरण, तो कैसी हलचल इस वक्त? देखिए, पहले चरण में जब मतदान हुए तो कहीं न कहीं 5 से 6% तक मतदान प्रतिशत घटा था, और इस घटने के बाद ही माना गया था कि भाजपा को कहीं न कहीं इसका डर सता रहा था। इसलिए भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग शुरू की, और भाजपा ने इसके बाद में ही अपनी रणनीति बदली और केंद्रीय मंत्रियों को लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा दिया। अब ये माना जा रहा था कि पहले चरण में भाजपा को कहीं न कहीं 2 सीटों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हालांकि उन सीटों पर अभी पुख्ता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं दूसरे चरण में जैसे मतदान प्रतिशत बढ़ता है, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ाना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि सरहदी जिले हैं जहाँ पर लोग प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते वोटिंग एरियाज में, और सबसे बड़ा खतरा गर्मी और बारिश का भी है। मौसम विभाग ने एक और बारिश की चेतावनी दे डाली है। तो कहीं ना कहीं अमूमन ये माना जाता है कि जब बारिश होती है तो लोगों का वोट परसेंटेज काफी कम होता है, लोग पहुंच नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप साथी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे 2019 लोकसभा चुनाव और 24 में क्या अंतर आप देख पा रहे हैं तैयारियों में, या जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ? 2024 का जो चुनाव था वो मोदी मैजिक पर लड़ा गया, और जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया वो सिर्फ मोदी के नाम पर वोट काटे गए, और वो कहीं न कहीं उसे वोट काटने में सफल भी रहे। लेकिन 2024 का जो चुनाव है वो काफी अलग है। इस बार मोदी मैजिक का जो असर है काफी कम नजर आया है लोगों में, और लोग जो है प्रत्याशियों को जैसे जैसे बदलाव किया है, हम ये बड़ा उदाहरण देख रहे हैं जैसलमेर लोकसभा सीट पर, जहां पर एक युवा चेहरा रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों का, जहां महिला, बुजुर्ग या फिर युवाओं का रुझान है वो रविंद्र सिंह भाटी की ओर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को इस सीट से खामियाजा उठाना पड़ सकता है। लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि इन तमाम सीटों पर 2024 में जो बदलाव हुए हैं, भाजपा कहीं न कहीं 4 से 5 सीटें पिछड़ रही है। लेकिन ये अभी फिलहाल एक अनुमान है, तो जैसे 4 जून को यहाँ पर रिजल्ट आएंगे तो साफ तस्वीर हो जाएगी आखिर किनकी सीटें यहाँ मिशन 25 भाजपा यहाँ पर कर पाई है। जी बिल्कुल कुलदीप साथी, जिस तरह से कल दूसरा और आखिरी चरण है, आपने जैसे बताया हलचल तेज है, बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी, क्योंकि हमने देखा किस तरह से सीएम भजनलाल शर्मा हो, वो उन्होंने पूरे प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथ में संभाली थी। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने चुनावी जनसभाएं, रैलियां की। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, कितना टक्कर का ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और उसको और त्रिकोणीय बनाते हुए जिस तरह से आपने भी बताया निर्दलीय प्रत्याशी? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला राजस्थान में कुछ सीटों पर है जहां पर लिहाजा भाजपा उसे लेकर आश्वस्त नजर जरूर आई है। लेकिन एक बड़ी कमी कांग्रेस की इस बार रही कि जहां राहुल गांधी अपनी न्याय यात्राओं में व्यस्त रहे, राहुल गांधी के बाद कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस का राजस्थान पर फोकस बहुत कम है, क्योंकि खुद यहाँ पर पूर्व सीएम
बस अशोक गहलोत, उसके साथ साथ जो कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं सचिन पायलट, खुद चुनावी मैदान में है, लेकिन दोनों में अभी भी वो कलह, अंतर कलह कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आई है इस लोकसभा चुनाव में भी। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो खामियाजा इन लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपसी कलह का, अंतर कलह का जो मामला है वो वापस इस लोकसभा चुनाव में उठा है। क्योंकि कल ही जब प्रेस वार्ता हुई, एक पूर्व सीएम के ओएसडी है लोकेश शर्मा, उन्होंने अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए और फोन टैपिंग का हो, विधायकों की खरीद फरोख्त का हो। लेकिन भाजपा इसे लेकर काफी पहले से प्लानिंग कर रखी थी। भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान में लगातार, बिल्कुल कुलदीप, यानी राजस्थान का रण जो है अब की बार काफी रोचक होने वाला है। 13 सीटों पर कल वोटिंग है, हलचल पूरी तरह से तेज है, इंतजार कुछ ही घंटों का बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए। तो वहीं अब बात कन्नौज की कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। कार्यकर्ताओं की डिमांड अखिलेश यादव ने पूरी कर दी है। तेज प्रताप की जगह अब चुनावी रण में अखिलेश मैदान में है। बीजेपी से सुब्रत पाठक ने भी आज नामांकन किया। नामांकन के बाद अखिलेश यादव बोले, मुझे उम्मीद है कन्नौज की जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलेगा। बीजेपी ने कन्नौज में विकास नहीं किया है, ऐसा भी अखिलेश यादव ने कहा। तो एक तरफ जहां अखिलेश यादव आज कन्नौज के रण में उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है, वहीं दूसरी तरफ नामांकन के बाद जमकर बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कन्नौज की जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देगी। साथ ही बीजेपी ने कन्नौज में कुछ भी विकास नहीं किया है। आपको बता दें कि कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कही जाती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव को भी इस सीट ने कई बार जो है दिल्ली भेजा है। वहीं 2019 में कन्नौज से डिंपल यादव को बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था, जिसके बाद अपना जो गढ़ है वो वापस जीतने के लिए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव ने अपना नामांकन किया। वहीं दूसरी तरफ सुब्रत पाठक की तस्वीर है, क्योंकि आज कन्नौज सीट हॉट सीट बन गई है और दो दिग्गजों ने, यानी दो हाई प्रोफाइल चेहरों ने आज अपना नामांकन यहां से किया। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की जब वो नामांकन करने पहुंचे, और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं सुब्रत पाठक की, जो बीजेपी से प्रत्याशी है और मौजूदा सांसद भी है कन्नौज से। वो अपना नामांकन करने पहुंचे। उनके साथ आप देख सकते हैं दोनों ने ही आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन किया। वहीं नामांकन के बाद अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया, लोगों के साथ जनसंपर्क भी किया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक जुड़ चुके हैं। प्रियम पाठक, अगर बात की जाए जिस तरह से कन्नौज का रण काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अब हो गया है, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक है, और 2019 में सुब्रत पाठक समाजवादी के पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब रहे थे, कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। अब की बार कितना इंटरेस्टिंग ये मुकाबला अखिलेश यादव वर्सेस सुब्रत पाठक? देखिए, बिल्कुल दोनों ही पार्टियों के लिए कह सकते हैं कि ये काफ़ी हाई प्रोफाइल ये चुनाव जो है वो रहने वाला है। 2019 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंधमारी करके उनकी सीट को अपने कब्जे में लिया था, जो एक कह सकते हैं एक तरीके से पारंपरिक तौर पर वो समाजवादी पार्टी की सीट रही थी, लेकिन उस पर बीजेपी सेंधमारी करने में कामयाब हासिल हुई थी। और इसीलिए बीजेपी का जो आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछली बार भी वहाँ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जो थी वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इन सबके बावजूद उनको वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार अब अखिलेश यादव मैदान में उतर आए। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा था, लिस्ट जो थी वो उनके नाम की जारी करी गई और माना जा रहा था कि तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी जो है वो कन्नौज से बतौर प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतार रही है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दावा है कि जनता की डिमांड थी और जनता की तरफ से लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा था कि अखिलेश यादव खुद यहाँ पर मैदान में आए और यहाँ से आकर वो चुनाव लड़े, तो अब उन्होंने वहाँ पर आज अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। सुब्रत पाठक ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दोनों के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो इस बार चुनाव में देखने को मिलने वाला है, और इसीलिए कह सकते हैं कि अब कन्नौज भी जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव चूंकि खुद वहां से उतरे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भी कन्नौज है कि वो अपने गढ़, जो कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता रहा है, उस पर वापस अपने घर पे जो है वो कब्जा कर पाए, जिस पर बीजेपी का मौजूदा वक्त में कब्जा है। क्या माना जाए जिस तरह से बार बार समाजवादी पार्टी ने एक नहीं बल्कि कई सीटों पर अपने प्रत्याशी बदले हैं, और इसी को लेकर बीजेपी ने हमला भी बोला। बीजेपी ने यही कहा कि 1 घंटे पहले कुछ और होता है, फिर अगले दिन देखने को मिलता है कि कुछ और हो गया है। तो किस तरह से देखा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि रणनीति के तहत हम प्रत्याशी बदल रहे हैं, हम फील्ड देख रहे हैं और उसके बाद बैटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। तो
प्रियम, जिस तरह से रणनीति के तहत पहले हमने देखा कि कैसे तेज प्रताप यादव का नाम आया, फिर उसके बाद रणनीति बनाते हुए बदलते हुए अखिलेश यादव को सामने किया गया, जो ये रणनीति बनाई जा रही है, क्या इसमें कितना सफल समाजवादी पार्टी होगी? जनता के साथ जो कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसकी सफलता मिल पाएगी? रिया, देखिए, सफलता किसको मिलेगी और रणनीति किसकी सफल होगी, ये तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं खाने के अंदर ज्यादातर जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो कह सकते हैं कि हर तरफ देखने को मिला है। जिस तरीके से पहले चरण का जब चुनाव था तो उसमें हमने देखने को मिला कि चाहे वो रामपुर की सीट रही हो, मुजफ्फरनगर की सीट रही, वहां पे कंफ्यूजन देखने को मिला। रामगढ़ के अंदर रामपुर में सबसे ज्यादा जो है वो असमंजस की स्थिति जो थी वो देखने को मिली। अखिलेश यादव जाके आजम खान से मिलते हैं, शिवपाल यादव जाके आजम खान से मिलते हैं, और कई बार प्रत्याशियों के नाम की ऐन वक्त तक जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर कौन समाजवादी पार्टी का वहां पे कैंडिडेट होगा। अब इसी तरीके की स्थिति जो थी वो कन्नौज भी देखने को मिली। 2 दिन पहले अभी ऑफिशियली बाकायदा सूची जारी करके तेज प्रताप यादव का नाम जो है वो जारी किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, और फिर अचानक से कल देर रात से इस बात को लेकर हवा चली कि नहीं, अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे, और वो उन्होंने वहां पे तेज प्रताप यादव का नाम वापस करके अपना खुद वहां से नामांकन आज जो है उन्होंने दाखिल कर दिया। तो कह सकते कंफ्यूजन जो है वो समाजवादी पार्टी के बीच में पहले चरण के मतदान के समय भी देखने को मिला, नामांकन के समय। वजह क्या मानी जाए कि पहले तेज प्रताप यादव का नाम सामने आता है, फिर 48 घंटे के बाद अखिलेश यादव का नाम सामने आता है? वजह क्या मानी जाए? क्या जिस तरह से सुब्रत पाठक ने 2019 में उनकी पत्नी डिंपल यादव को यहां से शिकस्त दी थी, क्या उसका बदला, या एक तरह से अपना खोया हुआ गढ़ जो है उसको बचाने की एक बार फिर से योजना? क्या वजह मानी जाए? रिया, देखिए, यहाँ से अखिलेश यादव को उतरने का मतलब सिर्फ एक सीट से नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव के खुद चुनाव लड़ने से साफ तौर पर इसका असर बाकी अन्य सीटों पर भी पड़ेगा, और जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनके भी मनोबल पर इससे काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इस बात को अखिलेश यादव बाखूबी जानते थे। और अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे तो इस बात का भी मैसेज कहीं ना कहीं बीजेपी देने में प्रयास कर रही थी कि अखिलेश यादव डरे हुए हैं, इसलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे। जबकि अगर आप देखें समीकरणों के लिहाज से या फिर आप देखें रणनीति के लिहाज से, तो 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते भी थे, लेकिन 22 के चुनाव में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब यानी कि उन्होंने तय किया था कि वो यूपी की, लखनऊ की राजनीति करेंगे। लेकिन अब जब वो लोकसभा के लिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है तो इसके जरिए 2 मैसेज अभी भी हैं। एक ये मैसेज है कि समाजवादी पार्टी कन्नौज में या जो उसके आसपास की जो सीटें हैं, चाहे वो सैफई हो, चाहे फिर वो मैनपुरी हो, इटावा हो, ये सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी पकड़ रखती है। अखिलेश यादव चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में है तो वो डरे हुए नहीं है, उनके साथ में अभी भी जनसमर्थन है। अखिलेश यादव के चुनावी रण में उतरने के बाद कन्नौज का जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा टक्कर का हो गया है। एक तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, दूसरी तरफ सुब्रत पाठक। देखना काफी रोचक होगा किस तरह से कन्नौज की जो जंग है वो कौन जीतता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताज नगरी आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर पीएम मोदी की ये 4थी जनसभा है। बता दें कि पीएम मोदी ने राधे राधे के उद्घोष से अपने भाषण की शुरुआत की। तभी पीएम मोदी ने लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा, और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हथियारों के दलाल हैं, जो घूस देकर अपना काम कराने के एक्सपर्ट हो गए थे, पुरानी सरकारों में बैठे लोगों को भी मजा आता था। साथियों, एससी, एसटी, ओबीसी के हक पर डाका डालने और बहनों के मंगलसूत्र पर नजर डालने से पहले जरा इंडी गठबंधन वालों, ये दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लो और कान खोलकर सुन लो। जब तक मोदी जिंदा है, ऐसा कोई भी पाप करने से पहले आपको मोदी से निपटना पड़ेगा। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी, जिन्होंने गरीबों को लूटा है वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा।
ये जो भ्रष्टाचारी है, इनके पास जो लूट का पैसा है निकल रहा है, जो बंगले गाड़ियां जब्त हो रही हैं, ये जनता को कैसे लौटाया जाए, इस पर मोदी तेजी से काम कर रहा है, रास्ता खोज रहा है। हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर 100%, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।